करने वाले हैं कि कैसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद, जिसका नाम तो सबने सुना ही होगा, सोवियत फाइटर विमान मिग-21 को चुराया था। इसका हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। जब 25 मार्च 1963 को मेयर आमिद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के प्रमुख बने, तो उन्होंने इजराइल के कई रक्षा अधिकारियों से मुलाकात कर पूछा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए मोसाद का सबसे बड़ा योगदान क्या हो सकता है, कैसे मोसाद कंट्रीब्यूट करेगा इजराइल को। सबका कहना था कि अगर वो किसी तरह सोवियत विमान मिग-21 इजराइल ला पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। असली कहानी तब शुरू हुई जब एजर वाइजमैन इजरायली वायुसेना के प्रमुख बने। वो हर 2-3 हफ्ते में मेयर आमिद के साथ सुबह का नाश्ता करते थे। ऐसा ही एक मुलाकात के दौरान मेयर ने उनसे भी पूछा कि उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो वाइजमैन ने बिना एक सेकंड गवाए कहा कि मुझे मेयर आमिद अपनी किताब हेड टू हेड में लिखते हैं कि मैंने वाइजमैन से कहा कि आप पागल हो गए हैं क्या, पूरे पश्चिम जगत में एक भी मिग विमान नहीं है। लेकिन वाइजमैन अपनी बात पर अड़े रहे। वो बोले कि हमें हर हालत में मिग-21 चाहिए, उसे पाने के लिए आपको अपनी सारी ताकत झोंक देनी चाहिए। आमिद लिखते हैं कि मैंने इसकी जिम्मेदारी रेबिया वर्डी को दी, जो इससे पहले मिस्र और सीरिया से ये विमान लाने की असफल कोशिश भी कर चुके थे। हमने इस योजना पर महीनों काम किया। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस योजना का पूरा किया कैसे जाए, क्या क्या तरीका हो सकता है। अब मेयर आमिद ने काफ़ी मेहनत की। मिग-21 की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने की, तो सोवियत ने 1961 से अरब देशों को मिग-21 देने शुरू कर दिए थे। ये काफ़ी पुरानी बात है और अब मान लो 60 साल हो चुके हैं। डोरेन गेलर ने अपनी स्टीलिंग अ सोवियत मिग ऑपरेशन डायमंड में लिखते हैं कि 1963 तक मिग-21 मिस्र, सीरिया और इराक की वायुसेना का महत्वपूर्ण अंग था, एक एसेंशियल पार्ट हुआ करता था। इस रूसी विमान के लिए उच्चतम स्तर की गोपनीयता बरत रहे थे, मतलब इसकी सिक्योरिटी हाई थी। उन्होंने अरब देशों को विमान देने की सबसे बड़ी शर्त ये लगाई थी कि विमान भले ही उनकी धरती पर रहेंगे, लेकिन विमानों की सुरक्षा, प्रशिक्षण और रखरखाव की जिम्मेदारी सोवियत अधिकारियों की ही होगी। पक्ष में मिग-21 की क्षमताओं के बारे में किसी को कोई जानकारी तो थी नहीं। गेलर लिखते हैं कि वर्डी ने अरब देशों में इस बारे में सुराग लगाने शुरू कर दिए। कई हफ्तों बाद उन्हें ईरान में इजरायली मिलिट्री अताशे याकूब निम रादी से रिपोर्ट मिली और एक इराकी यहूदी योसेफ शिमिश को जानते थे, जिसका दावा है कि वो एक इराकी पायलट को जानता है जो इराक का मिग-21 विमान इजराइल ला सकता है। शिमिश अविवाहित थे, मतलब उनकी शादी नहीं हुई थी और आनंदमय जीवन व्यतीत करने के आदी थे। उनमें लोगों से दोस्ती करने और उनका विश्वास जीतने की अद्भुत क्षमता थी। अगर आपको बताएं, शिमिश की बगदाद में एक ईसाई फीमेल फ्रेंड हुआ करती थी, जिसकी बहन कमीला ने इराकी वायुसेना में एक ईसाई पायलट कैप्टन मुनीर रद्दफा से विवाह किया था। शिमिश को पता था कि मुनीर असंतुष्ट थे क्योंकि बेहतरीन पायलट होने के बावजूद उनका मतलब प्रमोशन, पदोन्नति नहीं हो पाया था। उनसे कहा जाता था कि वो अपने ही देश में कुर्द गांव पर बमबारी करें। देख रहे हैं आप। जब उन्होंने अपने अफसरों की इसकी शिकायत की तो उन्हें बताया गया कि ईसाई होने के कारण उनकी पदोन्नति नहीं हो सकती और वो कभी स्क्वाड्रन लीडर नहीं बन सकते। रैदफा का बहुत महत्वाकांक्षी हुआ करते थे। उन्होंने सोच लिया कि अब उनके लिए इराक में रहने का कोई तुक नहीं है। शिमिश करीब 1 साल तक युवा पायलट रैदफा से बातचीत करने के बाद उन्हें एथेंस जाने के लिए मनाने को कामयाब हो चुके थे। शिमिश ने इराकी अधिकारियों को बताया कि रैदफा की पत्नी को एक गंभीर बीमारी है और उन्हें पश्चिम के डॉक्टरों को दिखाकर ही बचाया जा सकता है। उनको तुरंत ग्रीस ले जाया जाए, उनके साथ उनके पति को भी वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि परिवार में वो अकेले शख्स हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। इराकी अधिकारियों ने उनकी बात मान ली और मुनीर रैदफा को उनकी पत्नी के साथ एथेंस जाने की इजाज़त दे दी। $10 लाख देने की पेशकश की गई थी। एथेंस में मोसाद ने इजरायली वायुसेना के एक और पायलट कर्नल जीव लेरोन को रैदफा से मिलने भेजा था। मोसाद ने रैदफा को कोड नेम रखा याहोलोम, जिसका अर्थ होता है हीरा। इसका पूरा मिशन को ऑपरेशन डायमंड के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस है। एक दिन लेरोन ने रैदफा से पूछा, अगर तुम अपने विमान के साथ इराक से बाहर चले जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। रैदफा का जवाब था कि वो लोग मुझे मार डालेंगे, कोई भी देश मुझे शरण देने के लिए तैयार नहीं होगा। पर हाँ, इस पर लेरोन ने कहा, एक देश है जो खुली बाहों से आपका स्वागत करेगा, उसका नाम है इजराइल। एक दिन सोचने विचारने के बाद रैदफा इराक से मिग-21 विमान के साथ बाहर आने के लिए तैयार हो चुके थे। बाद में लेरोन ने एक इंटरव्यू में रैदफा के साथ हुई बातचीत का जिक्र भी किया। मेयर आमिद ने
मुझसे कहा कि मैं रैदफा को इस काम के बदले $10 लाख देने का प्रस्ताव दूं और ज़रूरत पड़ने पर उसे दोगुना कर दूं। रैदफा ने मेरा शुरुआती प्रस्ताव मान लिया और तय हुआ कि रैदफा का परिवार इराक से निकलकर इजराइल में उसके साथ रहेगा। कर्नल जीव लिरोन इजरायली सेना के पायलट हैं। अरबी गाना बना कोड वर्ड। ग्रीस से वो दोनों रोम गए। वहाँ शिमिश और उनकी महिला मित्र भी पहुँच गए। कुछ दिनों बाद वहाँ इजरायली वायुसेना के इंटेलिजेंस विभाग के रिसर्च अफसर यहूदा पोरट भी पहुँच गए। रोम में ही तय हुआ कि इजरायली इंटेलिजेंस और रैदफा के बीच संवाद कैसे स्थापित किया जाए और माइकल बार जौहर और निसिम मिसहाल अपनी किताब द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद में लिखते हैं कि ये तय हुआ कि जब रैदफा इजराइल के रेडियो स्टेशन कॉल से मशहूर अरबी गाना मरहबते मरहबते सुनेंगे तो ये उनके लिए संकेत होगा कि वो इराक छोड़ दें। लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि रोम में मोसाद के प्रमुख मेर आमिद खुद उन पर नज़र रख रहे थे। रैदफा को ब्रीफिंग के लिए इजराइल बुलाया गया, जहां वो सिर्फ 24 घंटे रहे। इस दौरान उन्हें सारी योजना तफसील से बताई गई। मोसाद ने उन्हें गुप्त कोड दिया। इजरायली जासूस उन्हें तेल अवीव की मुख्य सड़क एलन बी स्ट्रीट ले गए। शाम को उन्हें तफा से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाया गया। वहाँ से रदफा एथेंस गए और वहाँ से जहाज़ बदल कर बगदाद पहुँचे और योजना के अंतिम चरण की तैयारी में लग गए। आपको बता दें, मोसाद पर लिखी किताब द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इजरायली सीक्रेट सर्विस मोसाद। अब अगली समस्या क्या होने वाली थी कि पायलट के परिवार को इराक से बाहर पहले इंग्लैंड और फिर अमेरिका कैसे भेजा जाए। रदफा की कई बहनें और बहनोई भी थे और उनके उड़ने से पहले उन सबको इराक से बाहर निकालना काफ़ी ज़रूरी था। लेकिन ये तय हो गया था कि उनके परिवार को इजराइल ले जाया जाएगा। माइकल बार जौहर और निसिम मिसहाल लिखते हैं, रैदफा की पत्नी कमीला को इस योजना की जरा भी भनक नहीं थी और रैदफा को उन्हें सच बताने में भी डर लग रहा था। वे लिखते हैं कि रैदफा ने उन्हें सिर्फ ये बताया कि वो लंबे समय के लिए यूरोप जा रहे हैं। वो अपने 2 बच्चों के साथ पहले एम्स्टर्डम गई। वहाँ उनका इंतजार कर रहे मोसाद के लोग वहाँ उन्हें पेरिस ले गए, जहाँ जीव लिरोन ने उनसे मुलाकात की। रैदफा की पत्नी अभी तक नहीं भाप पाई थी कि ये लोग कौन थे। उनकी मुलाकात हुई। रैदफा की पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। बाद में लिरोन ने याद किया कि इन लोगों को एक छोटे अपार्टमेंट में ठहराया गया, जहाँ सिर्फ एक डबल बेड था। हम उसी पलंग पर बैठे। इजराइल की उड़ान भरने से एक रात पहले मैंने कमीला को बताया कि मैं एक इजरायली ऑफिसर हूँ और अगले दिन उनके पति भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। उसने बहुत ही नाटकीय प्रतिक्रिया दी। वो पूरी रात रोती रही और चिल्लाती रही। उसने कहा कि उसका पति गद्दार है और उसके भाइयों को जब पता चलेगा कि उसने क्या किया है तो वो उसे मार डालेंगे। रैदफा की पत्नी कमीला उसी समय इराकी दूतावास जाकर बताना चाहती थी कि उसका पति क्या करने वाला है। मुझे उसे शांत करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। मैंने उनसे कहा कि अगर वो अपने पति को देखना चाहती हैं तो उन्हें मेरे साथ इजराइल चलना होगा। कर्नल जीव लिरोन अपनी किताब में लिखते हैं। लिरोन लिखते हैं कि उन्हें एहसास हो गया कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। सूजी हुई आँखें और एक बीमार बच्चे के साथ हम जहाज़ में बैठे और इजराइल आ गए। 17 जुलाई 1966 को यूरोप में मोसाद के एक स्टेशन को मुनीर की तरफ से एक कोडेड पत्र मिला, जिसमें कहा गया कि उसने इराक से उड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। 14 अगस्त को मुनीर रैदफा ने MiG-21 विमान पर उड़ान भरी, लेकिन विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में खराबी होने के कारण उसे विमान को वापस ले जाकर रशीद एयरवेज पर उतारना पड़ा। बाद में मुनीर को पता लग गया कि विमान में आई खराबी गंभीर नहीं थी। दरअसल उसके कॉकपिट में एक फ्यूज जल जाने की वजह से धुआं भर गया था। लेकिन मुनीर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, इसलिए उसने विमान को रशीद एयरवेज पर उतार दिया। 2 दिन बाद मुनीर ने उसी MiG-21 को फिर से उड़ान भरने का सोचा। उसने पहले से तय हवाई मार्ग पर उड़ना जारी रखा। माइकल बार जौहर और निसीम मिसहाल लिखते हैं कि पहले मुनीर ने बगदाद का रुख किया और फिर इजराइल की तरफ अपने विमान को मोड़ दिया। इराकी कंट्रोल रूम ने इसको नोट किया और बार बार संदेश भेजकर मुनीर से वापस लौटने के लिए कहा गया। जब मुनीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने उसका विमान शूट करने की धमकी दी। इसके बाद मुनीर ने अपना रेडियो ऑफ कर लिया। 2 इजरायली पायलटों को इस मिशन पर लगाया गया था। वो इराकी पायलट को इजराइल की सीमा में घुसते ही एस्कार्ट कर इजरायली हवाई ठिकाने पर ले गए। विमान इजराइल के कब्जे में आ गया। इजराइल के बेहतरीन पायलटों में गिने जाने वाले रैन पैकर को और रैदफा को एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रैन ने वायुसेना कंट्रोल को संदेश भेजा
हमारे अतिथि ने अपनी रफ्तार धीमी कर ली है और वो अपना अंगूठा उठाकर मुझे संकेत दे रहे थे कि वो नीचे उतरना चाहते हैं। उन्होंने अपने विंग्स भी हिलाए और जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है कि उनके इरादे नेक हैं। बगदाद से टेक ऑफ करने के लिए 65 मिनट बाद ठीक 8 बजे रैदफा को विमान ने इजराइल के हैजौर एयरबेस पर लैंड किया। ऑपरेशन डायमंड शुरू होने के बाद 1 साल के भीतर और 1967 का 6 दिन का युद्ध शुरू होने से 6 महीने पहले दुनिया का उस दौर का सबसे आधुनिक विमान MiG-21 इजरायली वायुसेना के पास आ चुका था। मोसाद की टीम ने असंभव को संभव कर दिखाया था। लैंड करने के बाद परेशान और भौचक्के मुनीर को हैजौर बेस कमांडर के घर ले जाया। वहाँ कई वरिष्ठ इजरायली अफसरों ने उनको पार्टी दी, बिना ये समझे कि उन पर उस समय क्या गुजर रही थी। मुनीर पार्टी में एक कोने में बैठा रहा और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मुनीर रैदफा ने प्रेस को संबोधित किया। कुछ आराम के बाद और निश्चित हो जाने के बाद उसकी पत्नी और बच्चे इजराइल आने वाले विमान पर बैठ चुके थे। मुनीर रैदफा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने के लिए ले जाया गया। वहाँ उन्होंने बताया कि किस तरह इराक में ईसाइयों के साथ जुल्म किया जा रहा है और किस तरह वो अपने ही लोग कुर्दों पर बम बरसा रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुनीर को तेल अवीव के उत्तर में समुद्र से लगे शहर हर्जिलिया में उनके परिवार से मिलवाने के लिए ले जाया गया। बाद में मेयर आमेद ने लिखा कि मैं उसे शांत करने में प्रोत्साहित करने और उन्होंने जो कुछ किया था उसकी तारीफ़ करने की भरसक कोशिश की। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हमसे जो कुछ भी संभव हो सकेगा हम उनके और उनके परिवार वालों के लिए करेंगे। लेकिन मुनीर का परिवार, खास तौर से उनकी पत्नी, सहयोग करने के लिए तैयारी नहीं थी। मुनीर ने MiG-21 के साथ लैंड करने के कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी का भाई, जो इराकी वायुसेना में अफसर था, इजराइल पहुंच गया। उनके साथ सैमिश और उनकी फीमेल फ्रेंड कैमिला भी आई। उनको बताया गया कि उन्हें यूरोप ले जाया जा रहा है, जहां उनकी बहन बहुत बीमार है। लेकिन जब इजराइल में उनके बहनोई मुनीर से उनकी मुलाकात करवाई गई तो उन्होंने अपना आपा खो दिया। वो गद्दार कहते हुए उनके ऊपर कूदा और उन्हें मारने की कोशिश की। उन्होंने अपनी बहन पर भी इस साजिश में शामिल होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने इस बात का यकीन ही नहीं किया कि उनकी बहन को इसकी बहन भनक तक नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। उनकी बहन ने लाख सफाई दी लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वो इराक वापस चला गया। इजरायली पायलट ने MiG-21 उड़ाया। उस MiG-21 को सबसे पहले इजराइल के सबसे मशहूर वायुसेना पायलट डैनी शपीरा ने उड़ाया। विमान लैंड होने के एक दिन बाद वायुसेना प्रमुख ने उन्हें बुलाकर कहा कि आप MiG-21 उड़ाने वाले पहले पश्चिमी पायलट होंगे। आपको इस विमान का बारीकी से अध्ययन करना होगा और इसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ ढूंढनी होगी। बाद में डैनी शपीरा ने याद किया कि हम हथजोर में मिले, जहाँ फिर MiG-21 विमान खड़ा हुआ था। रैदफा ने मुझे सभी बटनों की जानकारी दी। हमने विमान के बारे में सभी निर्देश पढ़े जो अरबी और रूसी भाषा में लिखे हुए थे। 1 घंटे बाद मैंने उनसे कहा कि मैं विमान को उड़ाने जा रहा हूँ। वो आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे। उन्होंने कहा कि आपने विमान उड़ाने का कोर्स पूरा नहीं किया है। मैंने उन्हें बताया कि मैं टेस्ट पायलट हूँ। उन्होंने कहा कि वह साथ रहेगा। मैंने कहा ठीक है। अब हम बात करने वाले थे मिराज 3 से 1 टन हल्का था MiG-21। माइकल बार, जौहर और निसिम मिसहाल लिखते हैं कि MiG-21 की पहली उड़ान देखने के लिए इजरायली वायुसेना के सभी वरिष्ठ अधिकारी हथजोर पहुंच गए। वहां वायुसेना के पूर्व एक्स प्रमुख एजर वाइजमन भी मौजूद थे। उन्होंने शपीरा के कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाया और बोले, कोई स्टंट दिखाने की कोशिश मत करना और विमान को सुरक्षित उतार लेना। रैदफा भी वहाँ मौजूद थे। जैसे ही उड़ान के बाद शपीरा ने लैंड किया, मुनीर रैदफा दौड़ते हुए उनके पास आए। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे पायलट के रहते अरब तुम्हें कभी नहीं हरा पाएंगे। कुछ दिनों की उड़ान के बाद वायुसेना की विशेषज्ञ समझ गए कि पश्चिम में MiG-21 विमान को क्यों इतनी इज्जत के साथ देखा जाता है। वो बहुत ऊंचाई पर बहुत तेज़ी से उड़ सकता था और मिराज 3 युद्धक विमान से उसका वजन 1 टन कम था, मतलब 100 किलो 10 क्विंटल कम था, 1000 किलो कम था। युद्ध में फ़ायदा मिला इजराइल को। अमेरिकियों ने उस विमान का अध्ययन करने और उसे उड़ाने के लिए विशेषज्ञों का एक दल इजराइल भेजा, लेकिन इजरायलियों ने उन्हें विमान के पास तक फटकने नहीं दिया। उनकी शर्त थी कि अमेरिका पहले उनके साथ सोवियत विमान भेदी मिसाइल SAM-2 की टेक्निक साझा करे। बाद में अमेरिका इसके लिए राजी हो गया। अमेरिकी पायलट इजराइल पहुंचे। उन्होंने MiG-21 का निरीक्षण किया और उसे उड़ाकर भी देखा। MiG-21 का राज पता चलने का इजरायली वायुसेना को भरपूर फ़ायदा मिला। उसने उन्हें अरब देशों के साथ 6 दिनों के युद्ध की तैयारी करने की मदद की।
उस मिग-21 की रेस ने इजराइल की जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई और कुछ ही घंटों में इजराइल ने पूरी अरब वायुसेना को नेस्तनाबूद कर दिया। रैदफा ने इजराइल छोड़ा। मुनीर रैदफा और उनके परिवार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। माइकल जौहर और निसिम मिसहाल लिखते हैं, मुनीर को इजराइल में एक कठोर, एकाकी और दुखी जीवन बिताना पड़ा। अपने देश से बाहर नई जिंदगी बनाना उनके लिए नामुमकिन काम हो गया था। मुनीर और उनका परिवार अब साथ में चला गया और अंततः उनका परिवार टूट गया। वो लिखते हैं, 3 सालों तक मुनीर ने इजराइल को अपना घर बनाने की कोशिश की और इजरायली तेल कंपनियों के डकोट विमानों को उड़ाया भी, लेकिन उनका मन वहाँ नहीं लगा। इजराइल में उनको ईरानी रिफ्यूजी की पहचान दी गई थी, लेकिन वो अपने को इजराइल के जीवन के अनुरूप नहीं ढाल सके। कुछ दिनों बाद उन्होंने इजराइल छोड़ दिया और नकली पहचान के साथ एक पश्चिमी देश में बस गए। वहाँ भी सुरक्षा कर्मियों से घिरे होने के बावजूद वो अपने आप को अकेला महसूस करते रहे। उन्हें इस बात का हमेशा डर रहा कि एक दिन इराक की कुख्यात मुखाबरात एजेंसी उन्हें अपना निशाना बना लेगी। इजरायलियों ने बहाए मुनीर के लिए काफ़ी आंसू। मिग-21 उड़ाकर इजराइल ने ले जाने के 22 साल बाद अगस्त 1988 में मुनीर रैदफा का दिल का दौरा पड़ने से उनके घर में निधन हो गया था। मोसाद ने मुनीर रैदफा के सम्मान में एक मेमोरियल सर्विस आयोजन किया। ये एक न भुलाए जाने वाला दृश्य था। अब हम बताते हैं, रैदफा की ज़िंदगी पर बहुचर्चित फिल्म स्टील द स्काई बन चुकी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी इराक की पायलट की मौत का शोक मना रही थी। बाद में रैदफा की ज़िंदगी पर 2 बहुचर्चित फिल्म भी बनी, गेट मी मिग-21 और स्टील द स्काई। रैदफा के लिए लाए गए मिग-21 को इजराइल के हाते जरिन वायुसेना म्यूजियम में ले जाया गया, जहाँ वो आज तक रखा हुआ है। जय हिंद।